So, hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel, Being Bookish. So, in this video, we are going to solve ICSE Semester 2 specimen question paper of the paper Mathematics. So, before beginning, let's see what are the various information which are given. So, the maximum marks which is of semester 2 is 40 marks and you have been given with a time of 1.5 hours. तो इतना टाइम सफिशियंट है एक 40 मार्क्स के पेपर को कवर अप करने के लिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ये हैं कि आपको सेक्शन ए में से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी. सो वी आर डन विद द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रीड द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन एट द टॉप. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए एंड वी नीड टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन विच इज गिवन इन दिस section. So the question number 1 is the point 3,0 is invariant under reflection in. So basically इसमें पूछा जा रहा है कि 3,0 वापस यही रहेगा. इन्वेरिएंट मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए. तो हम लोग कब ऐसा रिफ्लेक्शन करेंगे कि ये इन्वेरिएंट रहे. सो बेसिकली ऑरिजिन करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा. एक्स एक्सिस को अगर उठाएंगे तो वाई चेंज होगा. अगर वाई चेंज होगा तो फिर भी ये पॉइंट 3,0 ही रहेगा. इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है. इन द फिगर गिवन बिलो ए बी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो डायमीटर है विद सेंटर ओ. ठीक है, यहाँ सेंटर दे दिया गया. सी ओ बी 55 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये लग जाएगा 55 डिग्री है. एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर. अच्छा, इसमें अगर एक बहुत ही चीज़ कॉमन आपको दिखाई दे रही है तो वो क्या है कि ओ से लेके ए और ओ से लेके सी, ये जो मैंने अभी लाइन बनाया ये दोनों क्या है, रेडियस है. सो रेडियस है तो ये और ये लाइन जो होगा तो बराबर होगा. तो अगर ऐसा कभी होता है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला. तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि एंगल ओ सी ए जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ ए सी के इक्वल. तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला भी एंगल x होगा. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पर भी आपका क्या है, एंगल x ही है. तो अगर हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा. अब यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये आर्क बन रहा है यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, 55 डिग्री बन रहा है और इसी आर्क से आपका ये वाला भी एंगल बन रहा है. सो डेफिनेटली हमें पता है ये जो एंगल होता है सेंटर में ये डबल होता है किसी और भी अगर हम लोग कोई पॉइंट ले ठीक है. तो बेसिकली अगर ये 55 डिग्री है तो ये वाला कितना होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए. जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा. ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं ज़्यादा कर सकता हूँ. ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए तो आपको जरूर ये समझ में आएगा. ठीक है, सो ये हो जाए 27.5 डिग्री. अब हमें पता है एंगल ए जब 27.5 हो गया तो एंगल एक्स ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 27.5 डिग्रीज. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27.5 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि इफ अ रेक्टेंगुलर शीट हैविंग डायमेंशंस 22 × 11 इज रोल्ड along its shorter side to form a cylinder, then the curved surface area of the cylinder so formed is. सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शीट जिसका डायमेंशन था 22 × 11. बोला जा रहा था ये रोल हो रहा है कैसे, अलॉन्ग द शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड ये है तो इसके अलॉन्ग अगर रोल हो रहा है तो हम लोग अपना जो सिलेंडर है वो ऐसा कुछ बनाएंगे. अब आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो साइड है ये आपका क्या बन गया, ये सर्कल बन गया. तो बेसिकली अब ये बन गया सरकमफेरेंस. तो सरकमफेरेंस जो ये पर्टिकुलर सिलेंडर है ये किसके इक्वल होगा, वो शॉर्टर साइड के इक्वल होगा. सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और शॉर्टर साइड का वैल्यू था 11. तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे ईजिली. ये आ जाएगा कितना, 7/4 आएगा. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2πrh. 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, रेडियस हमने निकाला अभी जस्ट 7/4. और हाइट क्या हो जाएगा, देखिए हाइट तो सिलेंडर का ये हो गया तो ये कितना है 22 है. तो हमने यहाँ पर वैल्यू 22 पुट कर दिया और ईजिली हमारा आंसर 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. So basically option number D 242 centimeter square is the correct answer. Question number 4. If the vertices of triangle are 1,3, 2, -4 and -3,1, then the coordinates of its centroid is very easy question. Let's see the solution. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड निकालना था. एक्स वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जितने भी आपके तीनों पॉइंट से सबको जोड़ देंगे तो 1 + 2 और एक था आपका -3. तो -3 हम लोग को जोड़ना है तो ऑब्वियसली निगेटिव हो जाएगा. तो इसका ऊपर में जोड़ने से आएगा 0/3 विच इज़ 0. वाई का भी वैसा ही है, 3 -4 + 1 सबको जोड़ देंगे, सबका जो भी वाई का वैल्यूज़ था सबको जोड़ देने के बाद आपका ऊपर का आंसर आता है 0/3. सो इसका भी आंसर हो गया 0. सो बेसिकली सेंट्रॉइड वाला जो पॉइंट हो जाएगा जो उसका कोऑर्डिनेट्स है वो हो गया x, y = 0,0 विच इज़ ऑप्शन नंबर A. Now we need to find out the value of tan theta into √1 - sin square theta. तो ये काफ़ी आसान है, मैं ऐसे यहाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ. tan theta into 1 - sin square theta हो जाएगा cos square theta और बाहर से निकलेगा आपका cos theta.
तो अच्छा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, चलो ठीक है, कॉस थीटा लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या साइन टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। साइन बाय कॉस, इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और बचेगा आपका साइन थीटा। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी साइन थीटा विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द मीडियन क्लास, यहाँ मीडियन नहीं पूछा जा रहा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, मीडियन क्लास पूछा जा रहा फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। तो आप थोड़ा नोट कर लो कि क्या क्लास इंटरवल है, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड लेट्स फाइंड आउट द मीडियन क्लास। सो काफ़ी आसान इसका सॉल्यूशन है कि उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में सबको जोड़ने के बाद n का वैल्यू आ रहा था 18, सो n/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। सो 9 आ रहा था, तो हम लोग देखेंगे 6 के बाद जो आ रहा था वो होगा आपका मीडियन क्लास। अभी आप आंसर देख लो 11/15, हम इसको समझाते हैं। सो बेसिकली मीडियन का जो आंसर आ रहा था 9, तो हम लोग क्या करते हैं n/2 से जो ग्रेटर आता है, तो 6 के बाद आ रहा है 9, तो इसके बाद वाला मीडियन क्लास कौन सा है ये, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 11 से 15 वाला क्लास। ओके, नाउ लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है इफ द लाइन 7y इज इक्वल टू ax प्लस 4 एंड 2y इज इक्वल टू 3 माइनस x आर पैरेलल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट। सो इसका सॉल्यूशन आसान है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा दोनों का स्लोप, क्योंकि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सो आपके सामने पहला इक्वेशन ये था, तो यहाँ से आपका y इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 7 इधर जाएगा तो दोनों में डिविजल हो जाएगा, तो a/7x प्लस 4/7। सो यहाँ से m1 मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आ गया a/7, और स्लोप ऑफ सेकंड कैसे निकालेंगे 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, सो y इक्वल टू 3/2 माइनस x/2। अच्छा यहाँ पर गलती क्या हो सकता है, लोग 3/2 कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। स्लोप क्या होगा जो x वाला चीज़ होता है, ठीक है, तो x में क्या दिख रहा है -1/2, तो सेकंड वाला का स्लोप कितना आ गया -1/2। नेक्स्ट क्या है, सिंस लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि हमें पता है कि लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो क्या होगा दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो हम लोग इक्वेट कर देंगे a/7 इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ से इजीली हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू -7/2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is volume of cylinder is 330 centimeter cube. The volume of cone having same radius and height as that of given cylinder is. So basically आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है जिसका जो रेडियस है वो सेम है जैसा सिलेंडर का है और हाइट भी सेम है। इसके लिए बहुत ही इजी मैंने सॉल्यूशन लाया है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया गया है कितना 330 सेंटीमीटर क्यूब। सो πr²h का वैल्यू कितना हो जाएगा 330 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए तो पाई तो चलो ठीक है, रेडियस और हाइट दोनों क्या है सिलेंडर का, कोन का सिलेंडर के इक्वल है। सो πr²h और ये πr² सेम नहीं हो गया, पूरा पूरी सेम हो गया, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे इसका पूरा वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इजीली 3 से ये कट के कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन द गिवन ग्राफ द मॉडल क्लास इज द क्लास विद फ्रीक्वेंसी, जिसका कितना फ्रीक्वेंसी है, तो आपको दिख रहा है कि मॉडल वही होता है, मतलब मॉडल क्लास वो होगा जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे ऊंचाइयों पर ये आसमान में छुआ हुआ ये है 72, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए में जो आपसे पूछ रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.56, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग दिस गेम इज व्हाट। सो बेसिकली जब विनिंग का 0.56 है तो लूजिंग कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.56 जो कि आपका आ जाएगा 0.44, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now we will move to section B and we need to attempt any 3, बट अभी जब हम आपके लिए सॉल्यूशन ला रहे हैं तो हम सारे इसमें जितने सेक्शन है सबको करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए विच इज 6,-4 एंड बी -3,8। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इस चैप्टर को किया हुआ है तो ए और बी कोई लाइन है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर एक एक्स एक्सिस से ये वाला पॉइंट जो है डिवाइड हो रहा है, तो हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने माना है कि लेट द रेशियो भी k:1, सो हमारा ये रहा पॉइंट ए 6,-4, बी रहा -3,8। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चूंकि ये जो लाइन है आपका एक्स एक्सिस से टकरा रहा है, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से टकराता है तो उसका वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। जिसने चैप्टर्स थोड़ा सॉल्व किए उसे एटलीस्ट पता होगा, ठीक है, और जिसे नहीं पता वो थोड़ा नोट करे। तो यहाँ से क्या है कि हमें निकालना है आपका k:1, मतलब कि हमें रेशियो का निकालना है। सो अगर आप इस पार्ट को नेगलेक्ट भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और हम लोग क्या करते हैं इसका y वाला पार्ट लेते हैं। y वाला पार्ट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी इजी है कि हम लोग क्या करते हैं y को जो रेशियो उसको y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k × 8 हमने वही लिखा 8k हो जाएगा
-1 × -4, ठीक है। सो प्लस करते हैं, यहाँ पर निगेटिव हो गया इसलिए यह माइनस हो गया, तो 8k - 4 डिवाइड बाय रेशियो क्या है k+1 कर देंगे हम लोग, ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अब ये k+1 इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सो 8k - 4 = 0, सो 8k = 4, जहाँ से आपका k का वैल्यू क्या आएगा 4/2 विच इज़ 2, तो रेशियो क्या था k:1, तो यहाँ पर हमने k का वैल्यू निकाल दिया 2, सो बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2:1। Now question number 2 is 3 rotten apples are accidentally mixed with 12 good ones. तो यहाँ पर 3 rotten apples है और यहाँ पर 12 good apples है. So one apple is picked at random. What is the probability that it is a good one? So पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है, 3 एप्पल यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितना हो गया 15 हो गया ना। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जितने अच्छे हैं, तो अच्छे कितने यहाँ पर है 12, ठीक है। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 12/15 ऑफ गेटिंग अ गुड वन, सो 3 4 जा और 3 5 जा, सो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज 4/5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन द गिवन फिगर ए सी क्या है आपका टेंजेंट है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। एट पॉइंट बी वाले पॉइंट पे ये टच कर रहा सर्कल को, ट्राइंगल ई एफ डी, जो आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ई एफ डी, ये क्या है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों का साइड इक्वल हो गया और सब एंगल कितने 60 डिग्रीज, ये दो बातें आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड एंगल सी बी डी कितना दिया हुआ है, एंगल सी बी डी आपको दिया हुआ 40 डिग्रीज यहाँ पर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द एंगल बी एफ डी, सो आपको ये एंगल निकालना है बी एफ डी, बोले तो ये वाला एंगल। अब ये काफ़ी आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि देखिए आपको ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्रीज दिया हुआ है। अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स, ये जो आपका थ्योरम है इसके हिसाब से ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो बेसिकली सबसे पहला का आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्रीज। गाइज सर्कल चैप्टर हार्ड चैप्टर नहीं है, जितने भी थ्योरम्स है उससे रिलेटेड एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन कर लीजिए, भले ही बेसिक क्यों ना हो, बस आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ पर हल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंगल एफ बी डी निकालना था, एंगल एफ बी डी। अब हमें ये एंगल निकालना, अगर कोई ध्यान से देखे तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इस एंगल का सम और मतलब ये और ये एंगल एफ बी टी प्लस एंगल एफ ई डी, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। अच्छा हमें ये निकालना है, क्या हमें ये पता है, ये ऑब्वियसली पता है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये क्या एक एंगल है तो ये 60 डिग्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ई डी क्या है आपका, एफ ई डी आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एंगल ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब ये कितना होगा नहीं पता तो x मान लो, तो हमें पता दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो x + 60 = कितना हो गया 180 डिग्रीज हो गया। ऑल्दो मैंने इसे सॉल्यूशन किया तो बस यहाँ पर मैं चूँकि काफ़ी आसान क्वेश्चन इसलिए मैं स्क्रीन पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो x का वैल्यू क्या हो जाए 180 - 60 विच इज़ 120 डिग्रीज, सो बेसिकली इसका एंगल भी आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, एंगल ए बी एफ, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ए बी एफ क्यों आसान है देखते हैं, क्योंकि देखो यार हमें ये ला एंगल पता है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें ये ला एंगल भी अभी हमने जस्ट निकाला और हमें निकालना बस ये छुटकू सा ये जो यहाँ पर बच गया एंगल ए एफ डी, मतलब जो छोटा सा यहाँ पर एंगल है ना ये निकालना है। अब हमें पता है कि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो ये एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं। तो एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी एफ कितना हो जाएगा, देखो ये कितना था आपका आई थिंक 40 था, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके हाँ यहाँ पर दिया हुआ है एंगल सी बी डी दिया 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल 40 है, ठीक है। और ये वाला एंगल हमने अभी जस्ट निकाला, ये कितना आया था आपका 120 आया था, ठीक है। सो ये 120 है और ये 40 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, देखो 40 + 120 160 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा पक्का 20 डिग्रीज ही होगा, तब ना पूरा पूरी 180 होगा, इसीलिए एंगल ए बी एफ का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्रीज। सो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस इसका आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। बस आपको हमेशा याद रखना जब भी आप सर्कल में कुछ थ्योरम का यूज़ कर रहे हो तो उसे थ्योरम का यूज़ आपको दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये है आपका हैंड रिटन सॉल्यूशन। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ड्रोन कैमरा इज यूज टू शूट एन ऑब्जेक्ट पी, ठीक है। ऑब्जेक्ट पी कहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन में ऐसा है, ठीक है, पी दिख गया होगा, फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशंस आर एंड एस। तो ये पॉइंट पी है, ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 पोजीशन से देख रहे हैं, एक बार आर से देख रहे हैं और एक बार एस से देख रहे हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम दीज 2 पोजीशंस आर 35 डिग्री एंड 60 डिग्रीज। तो एक बार जब हम लोग इस पोजीशन से देख रहे हैं तो एंगल 35 डिग्री बन रहा है और इस बार जब
ऐसे इस पोजीशन से देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्रीज बन रहा है। और याद रखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट P फ्रॉम द पॉइंट Q, मतलब P और Q का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 50 मीटर्स है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S, मतलब बेसिकली हमें ये निकालना R और S के बीच में कितना दूरी है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले हम ये छुटकू वाला एंगल निकालते हैं, पी आर क्यू वाला, ठीक है। सो इस ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पर tan और 35 लेंगे, तो अब tan और 35 लेंगे तो क्या हो गया, ये आर क्यू बाई पी क्यू होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, tan और 35 अगर जिसे नहीं पता तो उसे याद नहीं करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको बोला जो टेबल वाला जो बुक है वो आपको बुकलेट जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आप जरूर इसकी जो सूचना है वो अपने जो शिक्षक वहाँ पर प्रेजेंट है उनको जरूर देंगे। और हाँ, आपको रीड करने भी आना चाहिए कि tan और 35 वगैरह कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सो उसका वैल्यू आएगा 0.7002। अब ये मैंने लॉग रूल से नहीं देखा है, ठीक है, बेसिकली मैंने इसे इंटरनेट से सर्च कर लिया, तो जो मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पर भी उतना ही वैल्यू होना चाहिए, जो बात सही है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आर क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 50 इंटू 0.7002, और जिसका आंसर आ गया 35.01। तो चलिए हमें ये निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, बड़का वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, tan ऑफ 60 बनेगा, ठीक है। कोई बहुत भारी भरकम तो ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा एंगल का फेर था। तो tan ऑफ 60 मतलब क्या हो गया, एस क्यू बाई पी क्यू। मैं दिखा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, एस क्यू, देखो एस क्यू, ये एस क्यू बाई पी क्यू, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो tan ऑफ 60 का वैल्यू होता है √3 एस क्यू बाई पी क्यू। पी क्यू मतलब P और Q का बीच का डिस्टेंस 50 दिया हुआ था, तो वही हमने यहाँ पर रखा। तो यहाँ से एस क्यू क्या हो जाएगा, 50 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, तो यहाँ पर कितना आ गया 86.6। सो एस क्यू का वैल्यू कितना आ गया 86.6। हमें निकालना आर एस, तो हमें आर एस निकालना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर एस को क्यू एस माइनस आर क्यू लिखेंगे। आर एस निकालना है हमें ये आर एस निकालने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी क्यू एस निकाल सबसे बड़ा एंगल निकाल दिया, मतलब पूरा बड़ा साइड का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। सो जब हम पूरे बड़े साइड से छुटके वाले साइड को हटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर डूइंग ऑल्सो, ठीक है। सो आर एस इजिकल्स टू क्यू एस माइनस आर क्यू। सो 86.6 एस क्यू का वैल्यू और आर क्यू का वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर में नहीं दिख रहा है, ठीक है, 35.01। सो बेसिकली आप जब करोगे तो 51.59 आएगा, लेकिन आपको बोला गया था आंसर अपने नियरेस्ट वैल्यूज़ में देना, नियरेस्ट मीटर में देना। तो आप देख रहे हो कि 51.5 पहुंच गया, तो इसका आंसर नियरली 52 मीटर्स हो गया। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PT is a tangent to the circle at T, chord BA is produced to meet the tangent at P। तो बेसिकली PT यहाँ पर टेंजेंट है और कॉर्ड जो B है इसे प्रोड्यूस कर दिया ताकि ये पॉइंट P पे मिल जाए। परपेंडिकुलर BC, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। BC क्या है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड T है, तो ये T है, इसे बाइसेक्ट कर देना, मतलब TC और AC का वैल्यूज बराबर होंगे। इफ़ PA इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि P से लेके A का डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, एंड T से लेके B का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले निकालना है A से B का वैल्यू, A से B का कितना लेंथ होगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन थोड़ा सा हटके है, ठीक है, थोड़ा क्लास 9 का थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका कॉन्ग्रेंसी वाला, बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस में रखा है उसे ज़रूर याद होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि देखो, अगर हमें एक चीज़ पता है कि PT का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है PA इंटू PB, ठीक है, सॉरी PB इंटू PA होता है ना, तो वही चीज़ यूज़ करना। तो हमें PA पता है, ठीक है, और अगर हम कैसे भी करके यहाँ पर AB निकाल ले तो हमारा वैल्यूज़ निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे भी करके हम लोग AB का लेंथ निकालें ताकि हम लोग पूरी PB का लेंथ निकल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपको छोटकू से यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर TBC, और एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर BCA, ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो कैसे, तो दिख रहा है कि BC यहाँ पर जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। और यहाँ पर CT और CA बराबर होगा, CT और CA, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। और तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि देखो ये एंगल 90 यहाँ पर दिख रहा है BCA, तो BCT भी तो 90 होगा, यहाँ पर छोटा सा ये भी एंगल 90 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय SAS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। तो अब ये क्या है, जितना ये ला साइड होगा B से लेकर T का, उतने B से A का भी साइड होगा। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, मैं स्पीड नहीं जा रहा लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो BT और BA इक्वल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल,
ठीक है। तो इसीलिए बी ए का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था ए बी निकालना के लिए, तो हम लोग उससे निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन था आपको पी टी, मतलब ये जो आपका टेंजेंट है इसका वैल्यू निकालने का, तो हम लोग बेसिकली वो थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम मैंने यहाँ पर रीजन नहीं लिखा, ठीक है, आप थ्योरम का रीजन थोड़ा लिख लीजिएगा। जहाँ पर पी टी का स्क्वायर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, तो पी टी स्क्वायर हमें निकालना है, तो पी टी स्क्वायर इजिकल्स टू पी ए हो गया 9, ठीक है, और पी टी पी ए हो गया आपका 9 आपको दिया हुआ था, और पी भी हमने 16 कैसे निकाला, तो बहुत ही आसान है, यहाँ से आपका 9 है और ये हमने निकाला 7, सो 9 + 7 इज बेसिकली 16, ठीक है। तो इसीलिए 9 × 16 करें तो 144 आएगा, तो पी टी का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर्स। Question number 3. How many solid right circular cylinders of radius 2 cm and height 3 cm can be made by melting a solid right circular cylinder of diameter 12 cm and height 15 cm? तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत ही हार्ड नहीं है। बेसिकली बोला जा रहा है कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ याद रखें उसका रेडियस 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस से काम है। हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो इस बड़े से सर्कुलर सिलेंडर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर बन रहे हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि कितने सारे छोटे सिलेंडर्स यहाँ पर बनेंगे, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, उसी को हम लोग इक्वेट कर देंगे। सो हमने यहाँ पर लिया है कि लेट n नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स जिसका रेडियस 2 हो और हाइट 3 सेंटीमीटर हो कैन बी मेड। सो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर क्या होगा, n इंटू मतलब कितना सारा बनेगा जो छोटा छोटा सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। सो बिग सिलेंडर को कैपिटल R और H से हमने रिप्रेजेंट किया, और स्मॉल सिलेंडर का रेडियस को स्मॉल r और स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया। आगे सिर्फ सॉल्यूशन है और थोड़ा कैलकुलेशन है, और क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस टाइप के सॉल्यूशन में पाई का वैल्यू यहाँ पर रखना नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी में पाई का वैल्यू कट ही जाता है। तो पाई आर स्क्वायर एच इजिकल्स टू एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, और इसका थोड़ा सा याद रखना कि इसका 12 दिया था डायमीटर, तो यार 12 मत रख लेना, ठीक है, ये गलती हो रही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसे 6 रखना कि हमें रेडियस से काम है। सो काफ़ी इजी सॉल्यूशन है। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 इजिकल्स टू एन इंटू ये पाई से पाई कट गया था, 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12। तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या होगा, 36 इंटू 15/12। सो 3 से आराम से कट जाएगा, 12 3 से 16, सॉरी 36 थोड़ा गलती हो रहा है बोलने में, ठीक है। सो एन का वैल्यू कितना हो गया, 45। तो गर्मी का असर है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा गलती हो रहा है, ठीक है, बट नो वरीज, वी हैव गॉट द आंसर कि नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स कितने बनेंगे यहाँ पर, 45। तो क्वेश्चन यहीं पर है, मैंने लिख दिया, तो आगे उस तरफ क्वेश्चन नहीं देखते, आपको प्रूव करना था यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए, ये आपका आना चाहिए साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं, क्योंकि हम जैसे इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं अपने आप चीज़ें आते जाती है और आपका सॉल्यूशन भी बनते जाता है। सो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज़ रखा। यहाँ पर क्या कर दिया, 1 माइनस कॉट ए को हमने कॉस ए को ब्रेक कर दिया कॉस ए बाय साइन ए में। अब यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। सो साइन ए अगर यहाँ पर एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और जो नीचे एलसीएम का साइन ए आया था ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए अभी भी वही है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए और साइन ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ये टर्म और ये जो टर्म आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ थोड़ा देखो कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों कहीं ना कहीं इसे हम लोग सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर निगेटिव अगर ले लेंगे तो साइन ए माइनस हो जाएगा और कॉस ए प्लस हो जाएगा। तो जस्ट हमने वही काम यहाँ पर किया कि इसको हम लोग यहाँ पर माइनस ले लिया, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म अब सेम आ गए हैं। अब हम लोग आराम से इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो ऊपर में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, नीचे क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए विच इज़ द राइट हैंड साइड, और ये इसी तरह का प्रूफ हो गया। ओके, now the next question is use graph paper for this question, take 2 centimeter is equals to 10 marks। जब इस तरीके से आपको बता दिया जाता है तो आपको वही ही लेना चाहिए, ठीक है, अपना दिमाग मत लगा लेना, नहीं तो गलती होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। along one axis and 2 centimeter is equals to 10 students along the other axis। तो देख रहे हैं चालाकी, यहाँ पर ये नहीं बता रहा x की y, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन अ 50 मार्क्स टेस्ट इन मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर सामने रहा, ये रहा मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यू नीड टू ड्रॉ द ओजाइव फॉर द above distribution and hence estimate the median marks। So let's see the solution।
मैंने इसके लिए ग्राफ पेपर यूज़ नहीं किया है बिकॉज आई डोंट हैव इट राइट नाउ, बट मैं इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। जो भी क्यों आपका क्लास इंटरवल दिया था वो मैंने यहाँ रख दिया, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर दिया हुआ, और जब आपको ओजाइव ड्रॉ करना तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सिंपली मैंने उसे बना दिया है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अब आपके डिफरेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 10,6 हो जाएगा, 20,16 हो जाएगा, 30,29 हो जाएगा, 40,36 हो जाएगा और 50,40 हो जाएगा। नाउ आपको मीडियन निकालना, तो हम लोग मीडियन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो जो भी मैंने अभी आपके सामने पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए वो सभी को आपको बेसिकली यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना। ध्यान रहे कि एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर पे 10 मार्क्स, मतलब 0 से लेकर 10 में यहाँ 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। 10 से 20 में भी 2 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। सिमिलरली वाई एक्सिस जो है वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के बीच में हर एक में गैप में मतलब 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए गैप, तब एक एक यहाँ पर आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हमें मीडियन निकालना, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बेसिकली n/2th टर्म। जब आपको ओजाइव ड्राइव करना है तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है। सो n का वैल्यू कितना आया था, आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n का वैल्यू कितना आया था, 40, ठीक है। सो 40/2 करें तो क्या आएगा, 28 टर्म आएगा। तो बेसिकली आपको 28 टर्म में तो आप 20 से स्टार्ट करोगे और इस ग्राफ में जाके मैच करोगे, ठीक है। इस लाइन में जहाँ पर ये लाइन में, इस लाइन में जहाँ पर ये जाके टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है वहाँ से उसको नीचे ले आओगे, देखोगे एक्स एक्सिस में ये कहाँ टच कर रहा है, जहाँ टच करेगा वो हो गया आपका मीडियन। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 23। आई डेफिनेटली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। So question number 4, first number is find the equation of the perpendicular dropped from the point P onto the line joining A and B. So A और B यहाँ पर दो पॉइंट्स है और ये एक पर्टिकुलर लाइन बना रहे हैं और पर्टिकुलर पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर आ रहा है। सो बेसिकली आपको निकालना क्या है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो स्लोप क्या हो जाएगा लाइन ए बी का, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो उसे पुट करेंगे, हमारा स्लोप आ जाएगा -1। सो लेट स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि वो परपेंडिकुलर है। तो दोनों का स्लोप, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है, -1 आता है। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर P, जो पॉइंट P से आपका एक परपेंडिकुलर आता है उसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं n है, एज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेसिकली n यहाँ पर है इसका स्लोप और पिछले वाले का स्लोप क्या था, -1, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है, -1, इतना मेरे ख्याल से बेसिक पता है आपको। तो यहाँ से इस चीज़ का ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। अब बेसिक से हमें क्या काम करना है, इक्वेशन निकालना है, तो हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 पॉइंट स्लोप का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y तो y रहेगा, y1 का वैल्यू कितना है 2। आप देख लीजिए वहाँ पर पॉइंट को दोबारा, आपको शायद समझ में आ जाएगा। m हमने क्या निकला, मतलब m मतलब यहाँ पर स्लोप कितना निकला है, इस पर्टिकुलर लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का 1 निकला है, तो उसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया x, और वहाँ पर x1 निगेटिव था इसलिए यहाँ पर ये जुट गया। मेरे ख्याल से छोटी मोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया, आसानी से हमने इस सॉल्यूशन को निकाल दिया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को आराम से सॉल्व कर दिया। वही जो पॉइंट P था -1, 2, उसी का वैल्यू हमने x और y के जगह रख दिया था। देख रहे थे x प्लस क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है। मेरे ख्याल से छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ और बेसिक से आपसे पूछा है मीन निकालने का। ओके, ये रहा आपका क्लास इंटरवल, ये रहा फ्रीक्वेंसी। हम बेसिक से आपका सबसे पहला जो एक तरीका दिया हुआ था सॉल्व करने का, उसी का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्लास मार्क निकाल ले लें। वो कैसे निकालते हैं, तो क्लास इंटरवल का लोअर और अपर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड 2 करें 30 आएगा। बस वही काम है, 40 प्लस 60 कितना होगा, 100 डिवाइडेड 2 50 आ गया। 60 प्लस 80 वैसे करके हम लोग निकाल देंगे क्लास मार्क्स। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग समीशन ले लेंगे इस पूरे fi इंटू xi का। तो fi इंटू xi 4 इंटू 30 120 हो गया, 7 इंटू 50 350, वैसे करके इस वैल्यूज़ को हम लोग निकाल देंगे। और यहाँ पर सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे और पूरे यहाँ पर जितना fi इंटू xi आया उसको जोड़ देंगे। ओके, अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi। तो इसका वैल्यू आया 1160, इसका वैल्यू आया 20। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करें तो आंसर आएगा 58। तो स्टूडेंट्स यहाँ खाली कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, डोंट मेक एनी कैलकुलेशन मिस्टेक इन दिस टाइप क्वेश्चन की आपको डायरेक्ट मार्क्स देके जा रहा है। तो ट्राई करना थोड़ा आराम से करने का, लेकिन आंसर सही सही निकाल देने का। ओके, चलिए आते हैं थोड़े से एक अच्छे क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ, अ सॉलिड पीस ऑफ वुडन कोन, आपको कोन यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा सा यहाँ पर एक कोन है, ठीक है।
जिसका रेडियस ओ से लेके पी है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना 7 है, बहुत ही अच्छा। और हाइट कितना है ओ से लेके क्यू, ओ से लेके यहाँ पर क्यू है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी बहुत अच्छा। अब बात ये है कि इसके अंदर क्या एक सिलेंडर घुस गया है, ठीक है मतलब हम लोग इसके अंदर से सिलेंडर निकाल रहे हैं। सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ दैट कोन, मतलब आपको जो यहाँ पर अंदर में सिलेंडर दिख रहा है इसका जो रेडियस है वो क्या है, कोन का आधा है। कोन का अगर रेडियस 7 है तो इसका कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा रेडियस किसका, सिलेंडर का। कोन का हाइट कितना है टोटल 12 है, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कि यहाँ दिया हुआ है कितना इक्वल टू हाफ ऑफ दैट कोन, ठीक है। तो अब बेसिक से आपको यहाँ पर निकालना क्या कि आप जो हो ये सिलेंडर को आप ड्रिल्ड आउट कर रहे हो फ्रॉम द वुडन कोन, मतलब कि आप इस कोन से इस सिलेंडर को बाहर निकाल ले रहे हो। तो जब बाहर निकाल ले रहे हो तब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ वुड। तो यार अपने आप को काफ़ी लकी समझना अगर आपको वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। अगर थोड़ा एरिया वाला आता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो गया आपको पता है कोन का कितना था 7 था, तो 7 का स्क्वायर इंटू हाइट था इसका 12। तो सारे वैल्यूज रखने के बाद वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 616। आप सॉल्यूशन देख सकते हो काफ़ी आसान था, खड़ा बन गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा, तो यार ट्राई करना रेडियस को पॉइंट वैल्यू मत लेना 3.5, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। बेटर ले लो आप 7/2, क्योंकि इससे आपका सॉल्यूशन काफ़ी आसान होता है, ठीक है। सो आर स्क्वायर से 7/2 इंटू 7/2 हो गया, और हाइट क्या आधा हो गया, तो 12 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। वॉल्यूम सिलेंडर आ गया 231। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सिलेंडर है उसको हम लोग निकाल ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कोन से। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, जितना भी कोन का वॉल्यूम था उससे हम घटा देंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। तो 616 माइनस 231 करेंगे तो कितना आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूज़ अ ग्राफ शीट। अरे फिर से ग्राफ शीट, मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, तो फिर भी थोड़ा मैनेज करना, मैं फिर से आंसर आपको समझा दूंगा। अब बात यहाँ पर क्या है, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, थोड़ा सा देख लो। प्लॉट द पॉइंट्स ए, आपको प्लॉट करना ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2 और बी है 5,0। रिफ्लेक्ट करना पॉइंट ए को वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए कर दूंगा, आपको खाली याद रखना क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को याद रखो, ए डैश निकालना। सेकंड क्या है, पॉइंट बी को रिफ्लेक्ट करना लाइन ए में, ए डैश जो लाइन बनेगा उसमें आपको रिफ्लेक्ट करने का है, और उसके बाद आपको बी डैश निकालना है, ठीक है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है नेम द क्लोज्ड फिगर जो आपका बन रहा है, ओके। सो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका पॉइंट ए है 3,2, इसको रिफ्लेक्ट करने बोला गया था वाई एक्सिस में। तो देखो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा -3,2 हो जाएगा, इजी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी था आपका 5,0, ठीक है। अब 5,0 था। अब ये क्या हो रहा था, पॉइंट बी आपका लाइन ए डैश में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था। ए यहाँ पर था और ए डैश यहाँ पर था, ओके। तो ये जो था ये आपको वाई एक्सिस से करस्पॉन्ड कर रहा है। तो मतलब कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें बी डैश के लिए, एक्स जब वाई वाला जो लाइन है उसमें अगर रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है -y+2a वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। सो बेसिकली यहाँ पर से a का वैल्यू कितना हो गया, अगर आप यहाँ पर आराम से देखो, ठीक है। सो ये रहा a, ये रहा a डैश। तो ये कौन सा पॉइंट से किसके साथ मतलब यहाँ पर कर रहा था, 2 वाला पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 2। जिसने बनाया होगा उसे थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइज, ठीक है। थोड़ा गर्मी है इसलिए थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो रहा तो थोड़ा माइंड मत करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात ये है कि बी डैश क्या हो जाए एक्स -y+2a। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 2, तो बी डैश क्या हो जाएगा 5। तो था क्योंकि एक्स में छेड़छाड़ नहीं करना, जब आपका y लाइन जो है y रहे तो आपको खाली फॉर्मूला लगाना -y+2a। अगर x में रहता तो -x+2a लगाते हैं। मेरे ख्याल से इन सारी बातों को आपको पता होनी चाहिए। तो y का वैल्यू कितना है, तो इधर तो 5,0 था ना b, तो -y मतलब -0 प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, सो 5,4 आ जाएगा। और इसे आप रिप्रेजेंट कर दोगे, और जब आप देखोगे इस पूरे फिगर को, जब आप यहाँ पर सबको जोड़ दोगे तो आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक एरो हेड दिख रहा है। तो ये रहा मेरा a जो मैंने बनाया था, a डैश मैंने यहाँ बनाया, b आपका यहाँ रहा, b डैश आपका यहाँ रहा। फिर हमने क्या किया, सबको यहाँ पर जोड़ दिया, पहले इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, और लास्ट में इसको जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक सिंपल सा एरो हेड बन गया। सो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार कि मतलब कि जो शेप बना उसका नेम क्या होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो मैं ट्राई करूंगा यहीं आपको समझा देने का, ठीक है। इन द गिवन फिगर द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर आप क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है PQRS, ठीक है, टचेस द सर्कल एट ABC। मतलब ये जो
साइड जा रहा है ये पॉइंट ए पे टच कर रहा है, ये जो साइड जा रहा है पॉइंट बी पे टच कर रहा है, ये जो साइड जा रहा है सी पे, और ये वाला साइड है वो डी पे टच कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज़ दी गई है कि आर सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और आर से लेके क्यू मतलब आर से लेके क्यू ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर है, पी से लेके डी यहाँ पर 5 है। एंड आपको बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर आपको पी से लेके क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो काफ़ी आसान है, कैसे आसान है थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर से लेके सी का डिस्टेंस जब यहाँ पर 4 दिया, हमें देखो क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो देखो पी ए कैसे होगा, पी ए और पी डी क्या दोनों ये इक्वल होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं वो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एक थ्योरम है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट निकलते हैं एक सर्कल के ऊपर, दोनों का लेंथ सेम होता है। तो यहाँ से ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, तो चलो हाफ हमारा निकल गया 5। अब हमें खाली ये निकालना है ए क्यूब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये पूरा 7 दिया है तो ये और ये खाली बराबर होगा, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कि ये ए क्यू और बी क्यू सेम होगा, लेकिन हमें तो ये पूरा का 7 दिया हुआ ना, तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट इसको 7 नहीं लेंगे। तो कैसे चालाकी करेंगे, तो सी आर का वैल्यू 4 है तो ये वाला भी लेंथ 4 हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस होगा आर से लेके सी का जो डिस्टेंस है वही आर से बी का भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों तो टेंजेंट है और एक्सटीरियर पॉइंट्स है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया आर बी 4, तो ये पूरा यहाँ पर यहाँ आपका 7 है तो ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये हो गया 3, ठीक है, तो ये ए क्यू और बी क्यू अब यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और यहाँ से हमने निकाला था 5, 5 + 3 = 8। सो डेफिनेटली लेंथ ऑफ पी क्यू = 8। इतना आसान था और थोड़ा मज़ेदार था क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है ये पर्टिकुलर चीज़ में, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आना चाहिए 1 - sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि यार हम लोग कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करें प्रूविंग वाला, तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर थोड़ा क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग एलएचएस को लेके चल रहे हैं आगे। सो ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो था वो है। तो देखो ए प्लस बी लेने से ये दोनों कट गया, ऊपर में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, अब बच गया क्या माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, खत्म, 2 लाइन में एकदम खत्म हो गया, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इन द डायग्राम विच इज़ गिवन बिलो, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि ए मतलब ओ से लेके ए जो है वो ओ से लेके बी तक बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमने आपको पिछले एक कोई क्वेश्चन में बताया क्या था तब कि जब ऐसा होता है कि ओ ए और ओ बी बराबर होता है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है ये, और मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है, और इसके सामने जो एंगल है वो है क्या, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, मतलब ओ बी ए, ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एंड द लाइन ए बी, जो लाइन ए बी है पास करे पर्टिकुलर एक पॉइंट से जिसका क्या कोऑर्डिनेट है -3, 4। सो आपको दो चीज़ निकालना है सबसे पहले क्वेश्चन में, स्लोप और इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द लाइन ए बी। सो आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। सो अभी जो हमने आपको कुछ बातें बताई उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ओ ए और ओ बी जब बराबर है, सो एंगल ओ ए बी और ओ बी ए भी बराबर होंगे, दोनों थीटा के इक्वल होंगे। अब आप जब इस ट्रायंगल में आओगे, ठीक है, तो एक ये थीटा है, एक ये थीटा, और ये कितना है 90 डिग्रीज है, ठीक है। सो बेसिकली थीटा प्लस 90 = 180। सो यहाँ से थीटा का वैल्यू आराम से 45 आ गया। सो स्लोप हो गया आपका, स्लोप क्या होता है tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ 45 हो गया 1, और इंक्लिनेशन क्या होता है कितना एंगल है, सो 45 डिग्रीज। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। सो इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, y - y1 = mx - x1। सो y माइनस जो y1 में आपको जो एक यहाँ पर पॉइंट था देख लो आप P वाला -3, 4, इसका x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो y - 4 = m, जिसका स्लोप कितना आया था 1 आया था, ठीक है, क्योंकि हमने अभी जस्ट निकाला, ठीक है, स्लोप 1 आया। और यहाँ पर x माइनस, तो वैल्यू x1 कितना है -3, यहाँ पर एड ऑन हो गया। सो यहाँ पर y - 4 = x + 3, या फिर हम लोग लिख सकते हैं y = x + 7। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है, इसे भी टैकल कर लेते हैं, ठीक है। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, एस्टिमेट द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्लॉटिंग अ हिस्टोग्राम। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम बनाना है और उससे हमने मोड निकालने का है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ, टेक 2 सेंटीमीटर = 10 मार्क्स अलॉन्ग 1 एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर = 5 स्टूडेंट्स अलॉन्ग द अदर एक्सिस। तो जो दिया हुआ उसे हम लोग को लेना है, ठीक है।
सो मेरे पास तो ग्राफ शीट नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि जो भी आपका दिया गया था इन्फॉर्मेशन 2 सेंटीमीटर इधर लेने 2 सेंटीमीटर उधर लेने, वो आप आराम से ले लीजिएगा। प्लस एक गलती यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है, कि एक्स एक्सिस में हमने इतना लिया 2 सेंटीमीटर, तो वो आप यहाँ पर जरूर लिखा कीजिए। मैंने किसी क्वेश्चन में लिखा और किसी क्वेश्चन में मैंने मिस किया, लेकिन जो गलती है वो मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया। तो जो भी आप यहाँ लिखते हो, ठीक है, कि आप एक्स एक्सिस में इतना ले रहे हो, क्योंकि भले ही क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आप जो भी लेते हो यहाँ पर स्केल करके जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स में इतना वाई में इतना उसको आप यहाँ लिख दो। अब बेसिकली हिस्टोग्राम बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो वहाँ पर डेटा दिया हुआ था उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। और चूंकि बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए 10-20 के लिए हमने यहाँ पर यकीन नहीं बनाया और यहीं से हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब बात क्या है कि मोड निकालना है, तो जो जिसका सबसे बड़ा यहाँ पर बार बनेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इसका ये वाला पॉइंट को इसके इस साइड से मैच करना है और इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको इस साइड से मैच करना है, समझ रहे हो। और ये दोनों जहाँ पर कोइंसाइड करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इसको आपको एक्स एक्सिस आकर टच कराना है। तो ये जहाँ पर टच करेगा और जो वैल्यू आएगा वो हो गया आपका मॉड। तो यहाँ पर आ रहा है आंसर 56। सो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी। Question number A is a box contains tokens number 5 to 16. A token is drawn at random. Find the probability that the token drawn bears a number divisible by 5. So divisible by को देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं खाली 5 देख लेना है। अब बात यहाँ के 5 से 16 तो कितने नंबर हुए? अगर कोई सिंपली जोड़ेगा तो 5 और 6 11, लेकिन 11 नहीं, अगर आप सही से जोड़ोगे तो 5 भी इंक्लूडेड रहेगा। तो 5 6 7 8 9 10 कितने हुए? यहाँ 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 12। नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना होगा? एक तो 5 ही हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा? 15। सो नंबर डिविजिबल बाय 12 कितना होगा? 3/12, क्योंकि 3 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है। तो 3/12 कितना आ गया आंसर? 1/4। सो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। नीदर बाय 2 नॉर बाय 3, तो ना 2 से डिवाइड हो ना 3 से डिवाइड हो, कोई भी होना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। सो पहला नंबर हो गया 5, 6 होगा इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे, 7 होगा इसको ले लेते हैं, 8 हो जाएगा 2 से, 9 हो जाएगा 3 से, 10 हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो 11 होगा नेक्स्ट और एक हो जाएगा आपका 13। सो 4 ऐसे नंबर हैं जो ना तो 2 से डिवाइड है और ना 3 से। सो 4/12 = 1/3 हो जाएगा आपका सेकेंड का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान। पॉइंट M है जो कि मिड पॉइंट है एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट PQ का, P से लेके Q, ठीक है, P और Q है एक लाइन सेगमेंट और M जो यहाँ पर एक मिडिल वाला पॉइंट है, ठीक है। आपको यहाँ से A और B का वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं, जहाँ पर M में है आपका B और P में है आपका A। सो लेट्स फाइंड आउट। सो देख सकते हो ये पहले नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सॉल्यूशन रहा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का। सेकंड वाला क्या है, आराम से सुंदर डायग्राम बनाओ, ठीक है। P वाला पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट है 8,7 और Q वाले का 6,5, ओके। सो मिडिल वाला M है 2,B। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका मैंने क्या निकाला यहाँ पर, ओके। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर A का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, जब मिडिल पॉइंट है तो आराम से हमें पता है कि ये जो 2 होगा ये क्या होगा, A + 6/2। ये तो आसान है क्योंकि मिड पॉइंट डायरेक्ट दे दिया गया, इसमें कोई रेशियो का जरूरत है नहीं, ठीक है। सो 2 = A + 6/2। यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया, आराम से -2। गलती मत करना, ठीक है, खाली इतनी बोलूँगा और इतनी दरखास्त करूँगा कि गलती मत करना सॉल्यूशन में। अब B वाला पॉइंट को निकालना, तो B वाला पॉइंट क्या हो जाएगा कि B = 7 + 5/2, तो 7 5 12/2 आ गया 6। सो A का वैल्यू हो गया -2 और B का वैल्यू हो गया 6, ओके। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कि एक एरोप्लेन है इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से फ्लाई करते हुए जा रहा है एरोप्लेन, जो कि 3000 हाइट है, मतलब ग्राउंड से इसका कितना हाइट है, 3000 मीटर्स हाइट है, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड एट ए स्पीड ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है यार स्पीड कहाँ से घुस गया, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सोचो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आपको स्पीड यहाँ दे दिया गया, हाँ दे दिया गया। आपको लास्ट में देखो तो आपको निकालना फाइंड द टाइम निकालना, तो कैसे करके अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लें तो हम लोग ये चीज़ आराम से टाइम भी निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग आराम से निकाल लेंगे जो हमने अभी चैप्टर्स पढ़ा हाइट एंड डिस्टेंस से। तो ऐसे सोचना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सोचना अच्छे से, फिर आपका आंसर आराम से निकलेगा। सो फाइंड द टाइम इट वुड टेक फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन एज सीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू चेंज फ्रॉम 60 डिग्रीज टू 45 डिग्री। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से जब पहली बार देखा तो उसको कितना एंगल दिख रहा था, 60 डिग्रीज। और जब ये प्लेन थोड़ा तो आगे बढ़ गया होगा, ठीक है, अब इस पॉइंट से ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इस पॉइंट पर अगर पहुँच गया तो अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्रीज बन रहा है। तो हमें निकालना है कि ये जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये कितना हुआ। बाकी स्पीड तो हमें दिया हुआ है,
सो ये रहा मेरा डायग्राम कि हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। जब ये जो प्लेन था ये ई वाले पॉइंट पे था तो एंगल 60 डिग्रीज बन रहा था। जब ये डी वाले पॉइंट पे पहुंच गया तो एंगल कितना बन गया 45 डिग्रीज, और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना ग्राउंड से 3000 मीटर्स है। सो एक बार हम लोग ये छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं ए ई बी वाला, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी tan ऑफ 60 इज इक्वल टू ये बाय ये, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ तो बराबर होगा ना भाई। सो ये भी कितना हो गया 3000 हो गया डिवाइड बाय ए बी। सो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि tan 60 की वैल्यू तो √3, तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा 3000 बाई √3। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेंगे थोड़ा सॉल्यूशन को अच्छे से करने के लिए। सो ये डेफिनेटली ए बी का वैल्यू कितना आएगा 1000 और इंटू √3। अब हम लोग थोड़ा सा ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में एंगल है 45, ये तो 3000 है ही, ठीक है। बाकी ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग अगर निकालते हैं, ठीक है। सो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू डी सी बाई ए सी। tan ऑफ 45 1 होता है, डी सी जो ऊपर वाला लेंथ था वो 3000 था। नीचे ए सी का हम लोग ए बी प्लस बी सी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ से जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना होगा 3000। ए बी का वैल्यू अगर ध्यान हो तो हमने 1000 √3 निकाला हुआ है, और बी सी हमें निकालना है। देख सकते हो बी सी कौन सा है, बी सी यहाँ पर देखो ए बी का लेंथ हमें निकाला हुआ है, ठीक है 1000 √3, और बी सी अगर हम निकाले तो हमने का डिस्टेंस जो ई डी है ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये तो पूरा सेम है ना, इसीलिए आसानी से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बी सी को ई डी से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वहाँ रीज़न दे सकते हो जब आप आंसर दे रहे होगे एक्चुअल में, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। सो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 3000, ए बी का वैल्यू 1000 √3 प्लस बी सी इक्वल टू 3000। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 माइनस 1000 √3, दोनों में 1000 कॉमन लेंगे तो इसमें 3 माइनस √3 आ जाएगा। √3 का वैल्यू 1.732 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर ई डी इज इक्वल टू 1000 इंटू 1268 आएगा। अब ई डी का वैल्यू कितना आ गया, दोनों मल्टीप्लाई करने से 1268 मीटर्स। नाउ स्पीड इज इक्वल टू हमें पता फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इसने तय किया 1268 मीटर्स, स्पीड है इसका 160 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों जब डिवाइड करेंगे आएगा 7.925 सेकेंड। लेकिन ये ICSE है, ये आसानी से छोड़ता नहीं है, तो इसका बोल रहा है कि करेक्ट तो नियरेस्ट निकालना है। तो ये आराम से 7.9 पहुँच गया, तो इसको हम लिखेंगे 8 सेकेंड्स। सो पहुंच चुके हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन दैट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज 30, मतलब पहले ही मीन दे दिया गया और ऐसे याद रखना है। कई बार भूल जाते हैं लोग और सोचते हैं अरे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, यहाँ दिया हुआ है इसको माइंड में डाल लो। अब फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो इस टाइप क्वेश्चन आपने किया होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ को निकालना है। काफ़ी आसान है, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सो यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुआ था मैंने यहाँ पर रख दिया। आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ था मैंने यहाँ पुट किया। फिर मैंने यहाँ डायरेक्टली क्लास मार्क भी निकाल लिया है सबका। 0 + 10 डिवाइडेड 2 करें तो 5 आएगा, 10 + 20 30 डिवाइडेड 2 करें तो 15 आएगा। वैसा करके सारे क्लास मार्क हमने निकाल दिए। फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एफ़ यहाँ पर दिया गया था तो एफ़ को हमने यहाँ पर एफ़ ही रखा है। फिर यहाँ पर क्या आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने इसी रूल को अभी तक लिया हुआ और इसे भी आंसर आ जाएगा FI इंटू XI। तो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, जो जो आंसर आते जा रहा है लगते जाओ, ठीक है। यहाँ 35 इंटू एफ कितना होगा 35F हो जाएगा। फिर यहाँ FI XI को सबको जोड़ देंगे, ठीक है। इसका समीशन कर देंगे तो कितना आएगा 850 + 35F, और यहाँ पर हम लोग सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 30 + F। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप कोई और भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। अब मीन इज इक्वल टू क्या होता है समीशन FI XI डिवाइड बाय समीशन FI। तो मीन का वैल्यू कितना हमें दिया गया 30, इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो बेसिकली आपके 850 + 35F डिवाइड बाय 30 + F क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से कितना आएगा यहाँ पर 900 + 30F, देखते जाए यहाँ पर से, ठीक है। 30 इंटू 30 900 और 30 इंटू F 30F इज इक्वल टू 850 + 35F। अब यहाँ पर क्या 900 माइनस 850 को इधर ले जाएँ तो माइनस हो जाएगा, और 30 को इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर 50 इज इक्वल टू 5F और F का वैल्यू आ गया यहाँ पर से 10। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन इस पूरा वीडियो को अच्छे से देखने के लिए, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से सबको सब चीज़ समझ में भी आया होगा। अगर कहीं थोड़ा मोड़ा डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो एक बार अपने से थोड़ा सोचो तो मेरे ख्याल से 1-2 बार थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपका आंसर समझ में आएगा। सो एक ओवरऑल आइडिया दूँ तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। सारे क्वेश्चन ईजी थे। 1-2 क्वेश्चन हमेशा थोड़ा इधर उधर आता है, तो उसमें क्या करना है अपने आप को थोड़ा शांत रखना है, सोचना है अच्छे से, जितनी हो सके उतनी हद तक जाना है, और आंसर ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं, और आंसर निकल गया तो काफ़ी बढ़िया बात है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमेस्टर 2। आई होप कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपको थोड़ा सा अच्छा एक कॉन्फिडेंस देगा। थैंक यू।